सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पाठ 3 बस की यात्रा, जिसके लेखक है हरिशंकर परसाई, इस हास्य व्यंग्य लेख का अध्ययन करेंगे। पाठ 3 बस की यात्रा। इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई। ये एक हास्य व्यंग्य लेख है। व्यंग्य का मतलब आप जानते हैं ना, किसी पर तंज कसना, ताना कसना या छींटा कशी, कटाक्ष आदि। तो इस यात्रा वर्णन के द्वारा एक बस के ऊपर और बस के जो मालिक है उसके ऊपर व्यंग्य कसा जा रहा है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। लेखक और उनके जो 5 मित्र हैं उन सब ने मिलकर ये तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वे चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। यानी पन्ना नामक एक जगह है, वहाँ से उसी कंपनी की बस सतना के लिए यानी सतना जाने के लिए 1 घंटे बाद मिलती है और वह बस जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। वह बस जबलपुर जाने वाली ट्रेन को मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। इस तरह से सभी साथी सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था। लेखक और उनके साथियों में से 2 व्यक्तियों को सुबह काम पर जाना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। इस कारण से वापस जाने का वही रास्ता अपनाना उनके लिए जरूरी था। हालांकि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। कई लोगों ने उनको सलाह दी थी कि जो व्यक्ति समझदार होते हैं वे इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। फिर उनसे पूछा गया, भाई सफ़र क्यों नहीं करते हैं, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तब जवाब मिला, नहीं, ये बस डाकिन है, अर्थात बस स्वयं डाकिन है, ये बस खुद डाका डालने वाली है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। जब लेखक और उनके साथियों ने उस बस को देखा तो उसके प्रति श्रद्धा, सम्मान के भाव उमड़ पड़े। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध का आशय है बच्चों बूढ़ी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। सदियों मतलब युगों के अनुभव के उसने निशान ले रखे थे, अर्थात बस की जो बॉडी थी उस पर कई निशान बने हुए थे। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, और लोग इस कारण से उस बस से सफ़र नहीं करना चाहते थे क्योंकि वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में उस बस को कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, यानी यह बस इतनी पुरानी प्राचीन बस थी, वह तो पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता? लोग सोचते हैं ये तो पूजा के लायक बस है, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। बस कंपनी के जो एक पार्टनर थे, हिस्सेदार थे, वह भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? लेखक और उनके साथियों ने बस कंपनी के जो पार्टनर थे उनसे पूछा कि यह बस चलती भी है? तो वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। उन्होंने कहा, चलती क्यों नहीं है, ये अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? प्रश्न लेखक और उनके साथियों ने पूछा कि ये बस अपने आप चलती है? तो बस कंपनी के हिस्सेदार कहते हैं, हाँ जी, और कैसे चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक और उनके साथियों को आश्चर्य हो रहा था कि इस तरह की बस, इतनी प्राचीन पुरानी बस भी अपने आप चल सकती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी उन्होंने जो निर्णय किया था इस बस से जाने के लिए, अब वे फिर से वे पीछे हटने लगे कि इस बस से जाए या नहीं जाए, या हमें अपने मंजिल तक पहुंचा देगी या नहीं। तो वे आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो। उनके साथ एक मित्र था जो डॉक्टर था, उन्होंने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी बस को बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभवी है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली जो बस है उनसे ज़्यादा ये विश्वसनीय, विश्वास करने योग्य है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। जिस तरह से माँ अपने बच्चों को प्यार से अपनी गोद में बैठाती है, वैसे ये बस इतनी प्राचीन है कि यह हमें अपने बच्चों के समान समझकर अपनी गोद में बैठाकर हमें अपना सफ़र पूर्ण कराएगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हो। लेखक और उनके साथी बैठ गए थे और उन्हें जो बस स्टॉप पर छोड़ने आए थे वे व्यक्ति उन्हें इस तरह से देख रहे थे मानो उन्हें अंतिम विदा दे रहे हो, कि ऐसा लग रहा था उन्हें कि वापस उनका मिलना हो पाएगा या नहीं। उनकी आंखें कह रही थीं,
आना जाना तो लगा ही रहता है। जो छोड़ने आए थे उनकी आंखों से ऐसा व्यक्त हो रहा था मानो वह कह रहे हो आना जाना तो इस संसार में लगा ही रहता है। आया है सो जाएगा, यानी जिस भी व्यक्ति ने संसार में जन्म लिया है एक न एक दिन तो वह यहाँ से जाएगा ही, चाहे वह राजा हो या रंक गरीब आदमी, भिखारी हो या फकीर हो। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए, मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए एक उद्देश्य कारण चाहिए। और लेखक और उनके साथियों के पास उद्देश्य था कि अगले सुबह उन्हें अपने काम पर जाना था। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बस को जब स्टार्ट किया इंजन स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा था मानो सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, क्योंकि इंजन को स्टार्ट किया तो सिर्फ इंजन हिलना चाहिए था लेकिन पूरी बस ही हिल रही थी। तो लेखक और उनके साथियों को ऐसा लग रहा था मानो हम इंजन के भीतर बैठे हैं। बस में कांच बहुत कम बचे थे, बहुत कम कांच बस में बचे थे और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। जो कांच बचे थे उनसे लेखक और उनके साथियों को बचना था कि कहीं जो टूटे फूटे कांच हैं वह आकर गिर के उनके ऊपर न चोट पहुंचा दें। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, वे लोग तुरंत खिड़की से दूर खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। पूरी बस हिल रही थी इंजन के हिलने के साथ ही, तो लेखक और उनके मित्रों को लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन हो। बस सचमुच चल पड़ी, बस वास्तव में चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। लेखक और उनके मित्रों को लग रहा था कि महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ जो सविनय और अवज्ञा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था, उस समय यह बस अवश्य युवा रही होगी, जवान रही होगी और उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, उसे शिक्षा मिल चुकी थी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। क्या शिक्षा मिली थी? महात्मा गांधी जी ने जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया था, उसमें अंग्रेज शासन का जो कानून था उसको नहीं मानना और अंग्रेजों का असहयोग करने का भाव था। तो शायद इस बस को भी ट्रेनिंग मिल चुकी थी। इसी कारण से बस का हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट बॉडी से खिसक जा रही थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी ऐसा लगता कि ये सीट बॉडी को छोड़कर ही आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील की दूरी तय करने के बाद सारे भेदभाव मिट गए। अब यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी, क्योंकि बस की अवस्था बहुत टूटी फूटी थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था, उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि वह सीट के ऊपर बैठे हैं या सीट उनके ऊपर बैठी है, क्योंकि बार बार में सीट आकर कभी उनके ऊपर गिर जाती थी, कभी सीट आगे खिसक जाती थी। एकाएक बस रुक गई, अचानक से बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। पता किया तो उन्हें पता चला कि पेट्रोल की जो टंकी है बस की, उसमें छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। ड्राइवर ने क्या किया, पेट्रोल टंकी में से जो पेट्रोल लीक हो रहा था उसको बाल्टी में निकाला और उसे अपने पास में ड्राइवर सीट के पास में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा और एक पाइप लगाकर इंजन में पेट्रोल की सप्लाई करने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली में पेट्रोल पिलाएंगे। लेखक कह रहे हैं अब मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के जो पार्टनर है जो उस बस से सफ़र कर रहे थे वे इंजन को निकाल कर अपनी गोद में रख लेंगे और नली से पेट्रोल उस इंजन को पिलाएंगे। जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, जिस तरह से माँ छोटे बच्चे को बॉटल से दूध पिलाती है, वैसे ही लेखक को लग रहा था कि बस कंपनी के जो पार्टनर है वह इंजन को अपनी गोद में रखकर और पेट्रोल की सप्लाई करेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई। बस की रफ्तार अब थोड़ी और बढ़ी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। बस इतनी पुरानी थी कि लेखक को बस के किसी भी पार्ट पर, किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। उनके मन में कई आशंकाएं हो रही थी। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। खिड़की से देखने पर प्रकृति के जो प्राकृतिक सौंदर्य था, दृश्य थे, वह बहुत लुभावने थे, आकर्षक थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। सड़क के दोनों किनारों पर हरे भरे पेड़ थे और उन पेड़ों पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक हर एक पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। जो भी पेड़ पास में आता लेखक को डर लगता कि कहीं बस इससे टकरा न जाए।
वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, एक पेड़ से सुरक्षित निकल जाते आगे तो दूसरे पेड़ का इंतजार करते। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जब उन्हें झील दिखती तो वह सोचते थे कि कहीं बस इसमें गोता न लगा जाए, कहीं बस इसमें डुबकी न लगा लें। एकाएक अचानक फिर बस रुकी, बस एक बार फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, ड्राइवर ने तरह तरह के उपाय किए, पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन अब शुरू हो चुका था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। कंपनी के जो पार्टनर है उनसे पूछा गया भाई बस क्यों नहीं चल रही है, तो उन्होंने कहा ये तो इत्तेफाक की, ये तो संयोग की बात है, बाकी बस तो बहुत ही अच्छी है, बस तो फर्स्ट क्लास है। क्षीण चांदनी में, क्षीण मतलब हल्की चांद की जो रोशनी है चांदनी, उसमें वृक्षों की छाया के नीचे, पेड़ पौधों की जो छाया थी उसके नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। दयनीय जिस पर दया की जाए, दयनीय अवस्था में लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो, ऐसा लग रहा था मानो कोई बुढ़िया थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, ग्लानि मतलब अपने आप पर शर्म महसूस हो रही थी कि इस बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं, कि इस बेचारी बूढ़ी बस पर बैठकर हम आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत मतलब मृत्यु, अगर इसकी मृत्यु हो गई तो इस बियाबान, बियाबान मतलब सुनसान जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि अर्थात क्रियाकर्म, मृत्यु के पश्चात जो क्रियाकर्म किया जाता है वह क्रियाकर्म हमें यहाँ करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस कंपनी के जो पार्टनर थे उन्होंने इंजन खोला और उसको कुछ सुधारा, उसे ठीक किया। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी लेकिन उसकी स्पीड और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जिस तरह से बूढ़े लोग हो जाते हैं उन्हें दिखाई देना कम हो जाता है, वैसे ही बस की जो हेडलाइट थी, धीरे धीरे बस की हेडलाइट की जो रोशनी थी, प्रकाश थी, वह कम होने लगा। फिर चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। चांद की रोशनी में रास्ता ढूंढकर बस आगे बढ़ रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती। आगे से या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई देती तो बस एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। और दूसरी बसों को, जो नई बसें थी, उन्हें आगे जाने के लिए कहती और कहती कि निकल जाओ तुम आगे, मेरी तो वह आगे बढ़ने की अब उम्र नहीं रही है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बस एक पुलिया के ऊपर पहुंची थी कि बस का टायर फिस करके बैठ गया, अर्थात बस पंक्चर हो गई थी। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। बस बहुत तेजी से हिली और रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। अगर बस स्पीड में होती तो उछलकर नाले में भी गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक कह रहे हैं कि मैंने उस कंपनी के जो हिस्सेदार थे, पार्टनर थे, उनकी तरफ पहली बार श्रद्धा के भाव से, आदर के भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। वह पार्टनर है, वह हिस्सेदार है, वह बस के टायरों की हालत, स्थिति जानते थे, फिर भी अपनी जान जोखिम में लेकर वह उस बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग मतलब त्याग की, बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ है, दुर्लभ जो मिलना कठिन हो। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। लेखक ने सोचा कि इस व्यक्ति के बलिदान और साहस की जो भावना है उसका सही उपयोग यहाँ नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, यानी इसे तो क्रांति लाने वाला जो आंदोलन होता है, परिवर्तन या बदलाव की भावना रखने वाले जो आंदोलनकारी व्यक्ति होते हैं, उनका नेता होना चाहिए था। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते हैं। लेखक कह रहे हैं कि यदि बस नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते हैं। तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते हैं। तो देवता, आकाश में जो स्वर्गलोक में जो देवता है, वे बाहें पसारे मतलब स्वागत को तैयार खड़े रहते और उसका इंतजार करते। और बस कंपनी का जो हिस्सेदार है उनके लिए कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। वह कह रहे हैं कि देवता भी उसके लिए कहते हैं वह महान व्यक्ति स्वर्गलोक को आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया लेकिन अपने बस के टायर नहीं बदलाए। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। दूसरा घिसा पिटा पुराना सा टायर लगाकर बस को फिर चलाया गया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब लेखक और उनके साथियों ने सही समय पर पन्ना नामक जो जगह है वहां पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी।
पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। यहाँ तक कि पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद ही उन्होंने छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना तो क्या, कहीं भी किसी भी स्थान पर किसी भी समय पर पहुंचने की उम्मीद भी उन्होंने छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। उन लोगों को लग रहा था कि मानो अपनी ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना और इसी बस के माध्यम से सीधे उस लोक यानी स्वर्ग लोक की ओर प्रयाण कर जाना है, मतलब चले जाना है। अर्थात उनको लग रहा था मानो उनका जीवन का अंत भी इसी बस के द्वारा ही होगा। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। उन्हें ऐसा लग रहा था इस पृथ्वी पर इस बस की कोई मंजिल नहीं है, बस तो उन्हें सीधा स्वर्ग लोक पहुंचाएगी। हमारी बेताबी अर्थात बेचैनी, तनाव खत्म हो गए। लेखक उनके जो मित्र थे वह बेचैन हो रहे थे, वह तनाव में, टेंशन में थे। अब धीरे धीरे उनका तनाव भी खत्म हो गया। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। लेखक और उनके मित्र बहुत ही इत्मीनान से, इत्मीनान मतलब निश्चिंतता से घर की तरह उस बस में बैठ गए। चिंता जाती रही, धीरे धीरे उनकी सारी जो चिंता थी, टेंशन थी, वह दूर हो गई। हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक और उनके मित्रों का हंसी मजाक शुरू हो गया।